चुनाव, जानते हैं, सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो लोगों से सीधी बातचीत है। और इसी बातचीत को गहराई से समझने के लिए आज हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के दिल में, बलौदाबाजार। ये वो विधानसभा सीट है जहां से आप पूरे राज्य की राजनीतिक धड़कन महसूस कर सकते हैं। एक तरह से ये छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल बैरोमीटर है। छत्तीसगढ़ के इन हरे भरे मैदानों में बसा बलौदाबाजार सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है। यहाँ खेती किसानी की दुनिया और फैक्ट्रियों की दुनिया दोनों साथ साथ चलती हैं। एक तरफ खेत हैं, दूसरी तरफ चिमनियों से उठता धुआं, और यहीं इन दोनों के बीच राज्य के सपने और उसकी चुनौतियां टकराती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 78.23%। ये 2023 के चुनाव में यहाँ का वोटर टर्नआउट था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, यहाँ के लोग अपनी राजनीति को लेकर बहुत सजग हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने निकलते हैं तो ये एक संदेश है कि यहाँ मुकाबला हमेशा कड़ा होता है और हर एक वोट की अपनी कीमत होती है। तो इस जनादेश की परतें खोलने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। पहले समझेंगे कि बलौदाबाजार इतना अहम क्यों है, फिर यहाँ के लोगों की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद आंकड़ों से देखेंगे कि ये स्विंग सीट क्यों कहलाती है। चौथे, सत्ता के बदलते पैटर्न के पीछे का क्यों जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक असरदार शासन के ब्लूप्रिंट की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ की राजनीति को समझने के लिए हमें पहले यहाँ की जमीन, यहाँ के समाज और यहाँ के उद्योग को समझना होगा। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर बलौदाबाजार की पूरी राजनीतिक कहानी टिकी है। समझिए, बलौदाबाजार की 2 पहचानें हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत है। एक तरफ ये पूरी तरह से एक कृषि प्रधान इलाका है। धान की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों के लिए एमएसपी, सिंचाई, कर्ज माफी, ये सब चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के सवाल हैं। और दूसरी तरफ यहाँ 8 बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। रोजगार तो मिलता है, लेकिन साथ ही जमीन, पानी और पर्यावरण पर दबाव के सवाल भी उठते हैं। इन दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन साधना ही यहाँ की असली राजनीति है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। करीब 21.3% आबादी अनुसूचित जाति से है और 13.8% अनुसूचित जनजाति से है। बाकी बची आबादी में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दबदबा है, जिसमें कुर्मी और साहू समाज सबसे अहम है। अनुसूचित जातियों में सतनामी समुदाय की मौजूदगी बहुत बड़ी और असरदार है, जिनकी अपनी एक गहरी ऐतिहासिक पहचान है। इन सभी सामाजिक समीकरणों को जो भी पार्टी बेहतर ढंग से साध लेती है, जीत का रास्ता उसी के लिए खुलता है। कभी कभी समाज में जो तनाव होता है ना, वो सतह के नीचे सुलगता रहता है और फिर एक चिंगारी से भड़क उठता है। जून 2024 में जब सतनामी समाज के पवित्र जैत खान के साथ तोड़फोड़ हुई तो वो सिर्फ एक कानून व्यवस्था की घटना नहीं थी, वो एक संकेत था समाज के अंदर पनप रहे गहरे असंतोष का, एक एहसास का कि उनकी विरासत, उनकी पहचान खतरे में है। और इस तरह की घटनाएं रातों रात चुनावी हवा का रुख बदल सकती हैं। अब थोड़ा आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। ये नंबर्स हमें इस सीट के बदलते मिजाज की कहानी सुनाएंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों के फैसलों की कहानी है। और हाँ, जब हम डेटा को देखते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है। हमारा संविधान भी हर नागरिक की गरिमा और एक जिम्मेदार सूचित बहस को महत्व देता है। ये विश्लेषण लोगों को समझने के लिए है, उन पर कोई ठप्पा लगाने के लिए नहीं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, एक पैटर्न साफ दिखेगा। 1993 के बाद से यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती है। सत्ता कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस के पास जाती रही है और 2018 में तो जेसीसी ने भी यहाँ से जीत हासिल की। ये पैटर्न एक ही तरफ इशारा करता है, मजबूत एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। यहाँ का वोटर किसी को भी हल्के में नहीं लेता, वो काम देखता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। जीत का अंतर ये अपने आप में एक कहानी कहता है। 2003 में देखिए, हार जीत का फैसला सिर्फ 309 वोटों से हुआ। 2018 में भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, महज 2129 वोट, मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर। लेकिन 2023 में ये अंतर बढ़कर 14,746 वोटों का हो गया। ये एक कहीं ज्यादा डिसाइसिव रिजल्ट था। ये दिखाता है कि भले ही सीट कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, अगर एक स्पष्ट लहर चल पड़े तो वो एक स्विंग कुशन बना देती है। 2018 के नतीजों को समझना तो बेहद जरूरी है। देखिए हुआ क्या। जेसी के उम्मीदवार सिर्फ 33% वोट लेकर चुनाव जीत गए।
कैसे? क्योंकि जो पारंपरिक वोट कांग्रेस और बीजेपी में बंटता था वो इस बार 3 हिस्सों में बंट गया। कांग्रेस को 32% से कुछ ज्यादा और बीजेपी को लगभग 25% वोट मिले। इससे साफ है कि जब भी कोई तीसरा मजबूत दावेदार मैदान में उतरता है तो वो सारा चुनावी गणित ही बदल देता है। तो हमने आंकड़े देख लिए, पैटर्न भी समझ लिया, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? सत्ता का पलड़ा बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों झुकता है? चलिए अब इस क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर बलौदा बाजार के वोटर के मन में चलता क्या है? जब वो वोटिंग मशीन का बटन दबाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? क्या वो जाति देखता है, या विकास के मुद्दे, या फिर राज्य और देश की बड़ी राजनीति? जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है। जब हम गहराई में जाते हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, यहाँ सत्ता विरोधी लहर हमेशा रहती है। वोटर सरकारों से बहुत उम्मीदें रखता है। दूसरा, स्थानीय मुद्दे जैसे खेती की समस्याएं, नौजवानों के लिए रोजगार, ये बहुत मायने रखते हैं। तीसरा, जातिगत समीकरण, ओबीसी और एससी वोट किधर जाएगा, ये फैसला कौन होता है। चौथा, शहर और गांव के वोटरों की सोच में फर्क। और पांचवा, जैसा हमने 2018 में देखा, तीसरे मोर्चे का असर। 2023 के चुनाव में वोटर के सामने विकल्प बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे बीजेपी के टंकराम वर्मा, वो मंत्री थे, उनके पीछे मजबूत संगठन था। दूसरी तरफ कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी, एक जाने माने प्रोफेशनल जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी। तो ये लड़ाई एक तजुर्बेकार जमीनी नेता और एक नए मजबूत दावेदार के बीच थी। ठीक है, तो हमने अब तक विश्लेषण किया, समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की, यानी रणनीति की। इस तरह के एक जटिल सीट पर भरोसा कैसे बनाया जाए, जनादेश कैसे हासिल किया जाए? आइए इसका एक खाका तैयार करते हैं। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, विकास और कल्याण, यानी किसानों की मदद, गरीबों की भलाई। दूसरा, सामाजिक न्याय, हर समुदाय खासकर ओबीसी और एससी वर्ग को लगे कि उनकी सुनवाई हो रही है। तीसरा, नेतृत्व और शासन, एक भरोसेमंद स्थानीय चेहरा। और चौथा, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, यानी अपनी बात सीधे और असरदार ढंग से जनता तक पहुंचाना। देखिए, अच्छी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए। ये है 90 दिनों का रोड मैप। चुनाव से 90 दिन पहले जमीन पर काम शुरू, भरोसा बनाने का काम। 60 दिन पहले अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें लामबंद करना। 30 दिन पहले अपने अभियान को उसकी पूरी ताकत से चलाना। और आखिरी के 10 दिन सिर्फ एक ही काम, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। और आज के जमाने में आप सही लोगों तक सही बात पहुंचाए बिना जीत नहीं सकते। इसके लिए नए तरीके अपनाने होंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में व्हाट्सएप पर सीधे लोगों से जुड़ना, गांव वालों के छोटे छोटे वीडियो बनाना जिसमें वो अपनी बात रखें, अफवाहों को रोकने के लिए तुरंत फैक्ट चेक जारी करना, एसएमएस के जरिए लोगों की शिकायतें सुनना और सोशल मीडिया पर बिल्कुल सटीक विज्ञापन चलाना। ये तरीके आपका संदेश हर घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन नए जमाने के तरीकों को अपनाते हुए एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन का ढांचा है वो हर नागरिक की निजता और सहमति को सबसे ऊपर रखता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। क्योंकि दिन के आखिर में चुनाव जीतने का असली मतलब क्या है? असली जीत वो नहीं जो गिनती वाले दिन होती है। असली जीत तो एक ऐसी सरकार बनाने में है जो लोगों की सुने, उनकी तकलीफों को समझे और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। जनादेश एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अधिकार नहीं। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, गेट इन टच विद blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.